कांग्रेस को ये लगता है कि नवजोत सिंह सिद्धू के पास जादू की छड़ी है और वही उसे पंजाब की सत्ता में वापसी करा पाएंगे। इसलिए न सिर्फ पूरी कांग्रेस उनके आगे नतमस्तक है, बल्कि उनकी देश विरोधी हरकतों को भी अब खुलकर जायज बताया जाने लगा है। उल्टे सीधे बवाली बयानों का सिलसिला जारी है। सिद्धू के पाकिस्तानी जनरल कमर जावेद बाजवा को गले लगाना, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की शान में कसीदे पढ़ना और फिर एयर स्ट्राइक की खिल्ली उड़ाना, ये सब कांग्रेस को अच्छा लगने लगा है। चरणजीत चन्नी को सीएम बनाने के बाद पंजाब का अगला चुनाव नवजोत सिंह सिद्धू के नेतृत्व में लड़ने के हरीश रावत के बयान पर बवाल मचा हुआ है। अब हरीश रावत ने सिद्धू के समर्थन में एक और बयान देते हुए पाकिस्तान के सेना प्रमुख को पंजाबी भाई बता दिया और सिद्धू से उसके रिश्ते को सही करार देकर एक नया बवाल खड़ा कर दिया है। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुलकर सिद्धू पर देशद्रोही होने के आरोप लगाए थे और ये भी कहा था कि अगर कांग्रेस सिद्धू को कांग्रेस का चुनावी चेहरा बनाती है तो वे इसका खुलकर विरोध करेंगे। कैप्टन के इस बयान के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला शुरू कर दिया, लेकिन अब हरीश रावत ने कैप्टन को करारा जवाब देते हुए कमर जावेद बाजवा को पंजाबी भाई बता दिया। हरीश रावत ने एक ट्वीट कर भाजपा के प्रांतीय और केंद्रीय नेतृत्व से सवाल किया है कि आज उनको नवजोत सिद्धू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की दोस्ती खल रही है, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू अब कांग्रेस में है। लेकिन जब सिद्धू भाजपा के सांसद थे तब भाजपा उनको पंजाब में अपना खेवनहार मानती थी। उस समय तो सिद्धू की इमरान खान से और प्रगाढ़ मित्रता थी। रावत ने कहा कि यदि मोदी जी नवाज शरीफ से गले लगते हैं और उनके घर जाकर बिरयानी खाते हैं तो उसमें देश का काम है। यदि कोई व्यक्ति अपने धार्मिक तीर्थ स्थल करतारपुर साहिब के रास्ते खोलने के लिए धन्यवाद देते हुए अपने दूसरे पंजाबी भाई और पाकिस्तान के आर्मी के जनरल को गले लगाता है तो उसमें देशद्रोह? ये कैसा डबल स्टैंडर्ड है भाजपा का, जरा इसको समझे। ट्वीट के साथ हरीश रावत ने पीएम मोदी और नवाज शरीफ के गले लगाने की फोटो भी शेयर की। असल में पंजाब कांग्रेस में मची कलह के बाद जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दिया तो उन्होंने नवजोत सिद्धू को पाकिस्तान के पीएम और सेना प्रमुख से रिश्तों पर सवाल उठाए थे। इसके बाद ये मुद्दा काफी गर्मा गया था। कैप्टन ने इस्तीफे के बाद कहा था कि सिद्धू पाकिस्तानी सेना प्रमुख बाजवा और वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान के मित्र हैं। अगर उनको सीएम बनाया गया तो वे इसका खुलकर विरोध करेंगे। पंजाब सरहदी सूबा है जहां सीमा पार से अस्थिरता पैदा करने के लिए हथियार भेजे जा रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान से ड्रग्स की खेप लगातार आ रही है और ऐसे में पंजाब की सुरक्षा के लिए मैं लड़ता रहूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। उद्धव ठाकरे और खास तौर पर संजय राउत जिस भाषा के सहारे विरोधियों पर हमला करते हैं वह बेहद ही आपत्तिजनक होती है। अपनी भाषा के लिए तो संजय राउत को हाई कोर्ट से भी फटकार लग चुकी है, लेकिन अब तक संजय राउत ने अपनी बदजुबानी पर लगाम नहीं लगाई है। उद्धव ठाकरे जूतों से मारने की बात करते हैं तो संजय राउत आते निकाल लेने की। सियासत में इन शब्दों का प्रयोग वर्जित है, लेकिन सड़क छाप शब्दों के प्रयोग से शिवसेना को कोई परहेज भले ही न हो, लेकिन उसकी सहयोगी पार्टी एनसीपी को है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने शिवसेना के प्रवक्ता और सांसद संजय राउत के दुश्मन की आंत निकालने वाले बयान पर अपनी असहमति प्रकट की है। राउत ने भाजपा के आरोपों का जवाब देते हुए मराठी शब्द कोठाला यानी आंत का प्रयोग किया था। भारतीय जनता पार्टी पहले शिवसेना की सहयोगी रह चुकी है और पवार ने इस बयान पर नाराजगी जताते हुए उपनगरीय गोरेगांव में दिवंगत समाजवादी नेता मृणाल गौर के नाम खोली गई एक आर्ट गैलरी के उद्घाटन के अवसर पर कहा कि पहले कोई ऐसी भाषा का उपयोग नहीं करता था। उन्होंने कहा कि जब मृणाल ताई महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष की नेता होती थी तब मैंने उनकी कड़ी आलोचना का सामना किया, लेकिन सत्र के समापन के बाद हम अपने मतभेदों को दरकिनार कर देते थे। हम राज्य के कल्याण से जुड़े कई मुद्दों पर आपस में चर्चा किया करते थे, लेकिन उन दिनों कोई भी कोठाला जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता था। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने हाल ही में अलंकारिक रूप से मराठी शब्द कोठाला यानी आंत का इस्तेमाल किया था। उन्होंने पीठ में छुरा घोंपने के भाजपा के आरोपों का खंडन करते हुए ऐसा कहा था। पवार के करीबी माने जाने वाले राउत ने कहा कि
शिवसेना पीठ में छुरा नहीं घोंपती है, वह सामने से वार करती है और दुश्मन की आंतें निकाल लेती है। शरद पवार को अतीत में पीठ में छुरा घोंपने के आरोपों का सामना करना पड़ा था, जब उन्होंने 1978 में वसंत दादा पाटिल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को गिरा दिया था और अन्य दलों के साथ गठबंधन करके महाराष्ट्र के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह को सीएम पद से हटाने के बाद राहुल गांधी के निशाने पर अशोक गहलोत हैं, जिन्होंने सचिन पायलट को अरसे से किनारे लगा रखा है। सोनिया गांधी के निर्देशों को न मानकर गहलोत राजस्थान में अब तक अपनी ही चला रहे हैं, लेकिन अब शायद अशोक गहलोत के दिन पूरे होने वाले हैं। चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बनाए जाने का असर राजस्थान ही नहीं छत्तीसगढ़ में भी दिखने लगा है, लेकिन पहला नंबर राजस्थान का है। जिस वक्त पंजाब में सत्ता पलट की कहानी लिखी जा रही थी, ठीक उसी वक्त राहुल गांधी और सचिन पायलट के बीच लंबी बातचीत हुई। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार में बहुचर्चित फेरबदल पिछले कुछ समय से लटका हुआ है और माना जाता है कि दोनों नेताओं ने राज्य की राजनीतिक स्थिति पर भी चर्चा की है। राजस्थान के प्रभारी महासचिव अजय माकन ने राज्य के कई दौरे किए हैं और सभी विधायकों से बातचीत की है। राज्य में विभिन्न बोर्ड्स और निगमों में राजनीतिक नियुक्तियों के अलावा कैबिनेट में फेरबदल और उनके प्रति वफादार कुछ विधायकों को शामिल करने की मांग पायलट द्वारा पार्टी आलाकमान के सामने बार बार रखी गई थी, लेकिन माकन के कई बार दौरा करने के बावजूद फेरबदल नहीं हुआ। अब सूत्रों का ये कहना है कि इस बार हुई बैठक में पायलट को फिर से आश्वासन दिया गया कि पार्टी में जल्द ही फेरबदल किया जाएगा। पार्टी नेतृत्व के जोर देने और पंजाब में अमरिंदर सिंह को बाहर करने के बाद अब राजस्थान में कांग्रेस नेता केंद्रीय नेतृत्व द्वारा निर्णायक हस्तक्षेप की उम्मीद कर रहे हैं। पायलट जुलाई 2020 तक राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री थे। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ बागी रवैया अपनाने के बाद उनसे ये दोनों ही पद वापस ले लिए गए थे। पार्टी के एक सूत्र के मुताबिक राहुल और सचिन की बैठक के दौरान राजस्थान में पायलट की बहाली को लेकर गंभीर रूप से चर्चा की गई। पंजाब में जो घटनाक्रम हुआ उसमें भी राहुल गांधी का बड़ा योगदान माना जाता है। लंबे वक्त से राहुल का पंजाब के पूर्व कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ टकराव चल रहा था, लेकिन हर बार कैप्टन को पार्टी छोड़ देने के डर से उन्हें अपने पैर वापस खींचने पड़ जाते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। पंजाब के सियासी मैदान में सबसे पिछड़ी मानी जा रही बीजेपी के दिन अब फिरने वाले हैं। अकाली दल, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को पीछे छोड़ने के लिए बीजेपी की बड़ी तैयारी है और इस तैयारी में कांग्रेस के वे नेता हैं जो मौजूदा फेरबदल से काफी नाराज हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह को कांग्रेस ने जिस तरह से अपमानित किया, माना जा रहा है कि इसका जनता के बीच गलत संदेश गया है और ये सवाल भावनात्मक मुद्दा बन सकता है। बीजेपी की नजर इसी मुद्दे को अपने हक में भुनाने की है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है और कांग्रेस लीडरशिप से खुले तौर पर नाराजगी जाहिर की है। हालांकि उन्होंने भाजपा या किसी और दल में जाने को लेकर अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी फिलहाल कांग्रेस के उन नेताओं के संपर्क में है जो हालिया बदलाव से खुश नहीं है और खुद को किनारे लगा महसूस कर रहे हैं। इनमें से एक कैप्टन अमरिंदर सिंह भी हो सकते हैं। अकाली दल के एनडीए से अलग होने के बाद अब तक की स्थिति के मुताबिक बीजेपी पंजाब में अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। पंजाब में बीजेपी की सबसे बड़ी परेशानी पार्टी के पास किसी बड़े चेहरे का न होना है। ऐसे में जानकारों का भी यही मानना है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे बड़े कद के नेताओं को अपने पाले में लाने से बीजेपी को काफी फायदा मिल सकता है। हालांकि कैप्टन और बीजेपी के एक होने के बीच में सबसे बड़ा रोड़ा केंद्र के लिए कृषि कानून है। अगर बीजेपी एमएसपी को लेकर किए प्रावधानों में एक कदम पीछे हटने को राजी हो जाए तो शायद कैप्टन के साथ बात बन सकती है। जानकारी ये भी मान रहे हैं कि पंजाब के ताजा घटनाक्रम पर बीजेपी लगातार अपनी नजर रखे हुए है और पार्टी चाहती है कि नए सीएम चरणजीत सिंह चन्नी पर दबाव बना रहे। बीते चुनाव में कांग्रेस को 117 सदस्यों वाली विधानसभा में 77 सीटें मिली थी। हालांकि ये आंकड़ा अब 80 हो गया है। वहीं बीजेपी सिर्फ 3 सीटों पर ही जीत पाई थी। 20 सीटों पर विजयी रहते हुए आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर आई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कांग्रेस के पंजाब प्रभारी हरीश रावत की सियासत पार्टी की समझ के बाहर होती जा रही है।
वजह यह कि जब भी बयान देते हैं कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा हो जाता है। चरणजीत सिंह ताजा सीएम बने ही थे कि रावत ने यह कह दिया कि कांग्रेस नवजोत सिंह सिद्धू के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी। मतलब यह कि चन्नी कुछ महीनों के मेहमान हैं। अगर कांग्रेस जीतती है तो सिद्धू सीएम बन जाएंगे और चन्नी को किनारे लगा दिया जाएगा। रावत के इस बयान का असर यह हुआ कि जिस दलित मतदाताओं को कांग्रेस खुश रखना चाहती थी वे तो बिदक ही गए। लगे हाथ कांग्रेस के कई बड़े नेता भी भड़क गए। सुनील जाखड़ ने तो खुलकर रावत के बयान की आलोचना भी कर दी। इतना ही नहीं, सुनील जाखड़ के भतीजे ने इस्तीफा तक दे डाला। मतलब कि कांग्रेस में एक और नया बवाल शुरू हो गया है। रावत के इस बयान से पहले से ही नाराज चल रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह को और नाराजगी हो गई। हालांकि विवाद बढ़ता देख पार्टी बैकफुट पर आई और स्पष्ट किया कि राज्य में अगले विधानसभा चुनाव में चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री के तौर पर और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में नवजोत सिंह सिद्धू चेहरा होंगे। रणदीप सुरजेवाला ने यह उम्मीद भी जताई कि पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह का आशीर्वाद इस नई सरकार को मिलता रहेगा। रावत के कथित बयान को लेकर सुरजेवाला ने कहा कि मैंने हरीश रावत जी से बात की है। कई दोस्त उनकी बात को जाने अनजाने सही नजरिए से नहीं देख पाए। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि हमारे मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सिद्धू हैं, सरकार के मुखिया के तौर पर चेहरा चन्नी है, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर सिद्धू चेहरा है। ये दोनों आम कार्यकर्ता के साथ मिलकर लड़ेंगे और कांग्रेस की फिर से सरकार बनेगी। सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी, अकाली दल और भाजपा दलित के बेटे का अपमान कर रहे हैं। रावत ने कथित तौर पर कहा था कि अगले साल पंजाब विधानसभा चुनाव सिद्धू के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। पंजाब प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने रावत के इस बयान पर सवाल उठाए और कहा कि इससे मुख्यमंत्री के अधिकारों के कमजोर होने की आशंका है। अमरिंदर सिंह की नाराजगी के बारे में पूछे जाने पर सुरजेवाला ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी हमारे बुजुर्ग हैं। उनकी अगुवाई में कांग्रेस की सरकार ने बेहतरीन काम किया। छोटे मोटे मतभेद हो सकते हैं, मुझे विश्वास है कि उनका आशीर्वाद और समर्थन कांग्रेस की सरकार पर बना रहेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बनते ही चन्नी जी ने पहला निर्णय किसानों, दलितों और ओबीसी के पानी एवं सीवरेज की बिल माफ करने का किया है। आगे कई ऐतिहासिक निर्णय भी होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। एनसीपी और शिवसेना के बीच खटपट की खबरें तो पहले भी आती रही हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि शिवसेना का कोई प्यादा सीधे शरद पवार पर हमला कर दे। लेकिन ऐसा हुआ है। असल में शरद पवार ने संजय राउत को अपनी भाषा दुरुस्त करने की सलाह दी, क्योंकि वे पीठ पर छुरा घोंपना, आते निकाल लेना जैसे वाक्यों के सहारे बीजेपी पर हमला करते रहते हैं। पवार ने इसी बात को लेकर कहा था कि सियासत में ऐसी बातें कभी सुनने को नहीं मिली। लेकिन पवार की बातों पर विचार करने के बजाय शिवसेना ने पलटकर शरद पवार पर ही निशाना साधा। माना जा रहा है कि शरद पवार पर किया गया शिवसेना का यह हमला महाआधारी सरकार का भविष्य तय करेगा। शरद पवार पर जोरदार हमला करते हुए शिवसेना नेता अनंत गीते ने कहा कि पवार ने कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंपकर अपनी पार्टी बनाई थी। यदि कांग्रेस और एनसीपी एक नहीं हो सकते हैं तो शिवसेना भी पूरी तरह से कांग्रेस की नीति पर नहीं चल सकती। पूर्व केंद्रीय मंत्री और शिवसेना नेता अनंत गीते ने कहा कि अपनी पार्टी बनाने के लिए कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंपने वाले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार शिव सैनिकों के लिए गुरु नहीं हो सकते। उन्होंने यह भी कहा कि शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस के गठबंधन वाली महाविकास आधारित सरकार सिर्फ एक समझौता है। पवार को एमवीए सरकार का वास्तुकार और धुरी माना जाता है, जो 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद शिवसेना और भाजपा के बीच संबंधों में खटास के बाद सत्ता में आई। शिवसेना और भाजपा ने 2014 से 2019 तक सत्ता साझा की थी। गृह क्षेत्र रायगढ़ में एक जनसभा में गीते ने कहा कि शरद पवार कभी हमारे नेता नहीं हो सकते। लोग पवार के लिए जितनी वाहवाही करें, लेकिन हमारे गुरु केवल बाला साहेब ठाकरे हैं। गीते ने कहा कि जब तक ये सरकार काम कर रही है तब तक चलती रहेगी। अगर हम अलग हो गए तो हमारा घर शिवसेना है और हम हमेशा अपनी पार्टी के साथ रहेंगे। रायगढ़ के पूर्व सांसद गीते ने कहा कि शिवसेना के नेतृत्व वाली सरकार के प्रति उनकी कोई बुरी मंशा नहीं है और वह चाहते हैं कि सरकार चले। अनंत गीते ने कहा कि पवार ने कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंपकर अपनी पार्टी बनाई थी। यदि कांग्रेस और राकांपा एक नहीं हो सकते हैं तो शिवसेना भी पूरी तरह से कांग्रेस की नीति पर नहीं चल सकती। कांग्रेस और राकांपा के रिश्ते हमेशा से सौहार्दपूर्ण नहीं थे। राकांपा का गठन 25 मई 1999 को शरद पवार, पीएस संगम्मा और तारिक अनवर ने किया था, जब उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इटली में जन्मी सोनिया गांधी के पार्टी के नेतृत्व करने के अधिकार पर विवाद के कारण निष्कासित कर दिया गया था।
रकंपा बाद में केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन संप्रग्ध सरकारों का हिस्सा बनी, जिसमें पवार ने कृषि मंत्री के रूप में कार्य किया। महाराष्ट्र में भी कांग्रेस और रकंपा ने 2014 तक सत्ता साझा की। गीते ने 2014 के चुनाव के बाद केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री के रूप में कार्य किया था, जब शिवसेना राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा थी। गीते 2019 के लोकसभा चुनाव में अपने राकंपा प्रतिद्वंदी सुनील तटकरे से मामूली अंतर से हार गए। तटकरे की बेटी अदिति वर्तमान में एमवीएस सरकार में राज्य मंत्री है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के खिलाफ विपक्ष का चेहरा बनने को लेकर कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच खींचतान तेज हो गई है। ममता बनर्जी को राहुल गांधी पसंद नहीं है और कांग्रेस को ममता नहीं। इन दोनों नेताओं की लड़ाई में विपक्षी एकता की नाव तैरने से पहले ही डूबते दिखने लगी है। ममता बनर्जी 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के लिए विपक्षी एकता पर जोर दे रही हैं। यही वजह है कि विधानसभा चुनाव में मिली जीत के महज 2 माह बाद ही वह दिल्ली आ गई और विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से लेकर अन्य क्षेत्रीय दलों के नेताओं के साथ बैठक की। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अभी से विपक्ष को लामबंद होना होगा। इसका असर संसद के मॉनसून सत्र में दिखाई देगा, जिसमें सभी विपक्षी दलों ने एकजुट होकर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को बाधित रखा। पेगासस जासूसी और कृषि बिल के मुद्दे पर कांग्रेस के साथ तृणमूल और अन्य दलों ने एकजुटता दिखाई थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकल्प में विपक्ष का चेहरा कौन होगा, इसे लेकर अभी से कई नेताओं के मन में महत्वाकांक्षा जन्म ले चुकी है। तृणमूल ने तो ममता बनर्जी को राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष के चेहरे के रूप में पेश करना भी शुरू कर दिया है, जो विपक्षी एकता में पलीता लगाने को काफी है। दरअसल तृणमूल के मुख्य पत्र जागो बंगला में एक लेख छपा है, जिसमें कहा गया कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सफल नहीं रहे और नरेंद्र मोदी का एकमात्र विकल्प ममता बनर्जी ही है। लेख में पार्टी के लोकसभा सदस्य सुदीप बंदोपाध्याय समेत कई वरिष्ठ नेताओं के बयान हैं। बंद दरवाजों के पीछे हुई तृणमूल की बैठक में नेताओं ने कहा कि विपक्ष के खेमे में कांग्रेस का होना जरूरी है, लेकिन राहुल गांधी कई मौकों के बाद भी नरेंद्र मोदी के विकल्प के रूप में नहीं उभर पाई। तृणमूल ममता को मोदी के विकल्प के रूप में पेश करते हुए अभियान चलाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी अपने पुत्र राहुल को फिर से स्थापित करने में जुटी हुई हैं। गांधी परिवार के बेहद करीबी कांग्रेसी नेता उन्हें फिर से लॉन्च करने के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं। ऐसे में तृणमूल द्वारा राहुल को विपक्ष का चेहरा मानने से इनकार करने के बाद विपक्षी एकता की बात कहीं सिर्फ बात ही न रह जाए। सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि देश को एक ही विकल्प की जरूरत है। एक लंबे समय से राहुल गांधी को जानता हूं, मगर यह कहने को मजबूर हूं कि वह नरेंद्र मोदी के विकल्प की तरह उभरने में नाकाम रहे हैं। पूरा देश अब ममता बनर्जी को चाहता है। हम सभी विपक्षी दलों से बात करेंगे और ममता को विकल्प के तौर पर प्रोजेक्ट करेंगे। सुदीप का यह भी कहना है कि उनका यह आकलन पिछले महीने के अनुभव पर आधारित है। सुदीप का यह बयान हैरान करने वाला नहीं है। राहुल गांधी पर इस तरह से निशाना साधे जाने को लेकर कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि तृणमूल के मुख्य पत्र में जो छपा है वह ठीक नहीं है। राहुल गांधी पर हमला अवांछित है। कांग्रेस सभी विपक्षी दलों और उनके नेतृत्व का सम्मान करती है और भाजपा के खिलाफ लड़ाई में उनके योगदान को स्वीकारती है। नेताओं को कमतर बताकर विपक्षी एकता नहीं हो सकती। वहीं लोकसभा में कांग्रेस के नेता और पार्टी के बंगाल अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि तृणमूल की ये बातें विपक्षी एकता को कमजोर करेंगी। यह पहला मौका नहीं है जब ममता बनर्जी ने राष्ट्रीय राजनीति में खुद को स्थापित करने की कोशिश की है। इससे पहले 2012 में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान प्रणब मुखर्जी के विरोध में तत्कालीन समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव के साथ मिलकर गैर कांग्रेसी और गैर भाजपा दलों को एकजुट करने की कोशिश भी की थी, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले भी कांग्रेस और भाजपा से इतर तीसरा मोर्चा गठित करने की कोशिश की थी। इसके बाद 2019 के जनवरी को मोदी विरोधी करीब 25 दलों के नेताओं को ब्रिगेड परेड मैदान में बुलाकर एकजुट करने की बात कही थी, लेकिन सफलता नहीं मिली। अब जब तीसरी बार वो बंगाल में जीती हैं, तो एक रणनीति के तहत ममता को मोदी के विकल्प के तौर पर पेश करने की तैयारी शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।